नमस्कार। आज हम बात करेंगे विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में। रोल ऑफ एनजीओज इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सबसे पहले विश्व बैंक द्वारा एक एनजीओ को, गैर सरकारी संगठन को कैसे परिभाषित किया गया है, आइए उस व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं। गैर सरकारी संगठन ऐसे समूह या संस्थान को कहा जाता है जो पूरी तरह से सरकार से स्वतंत्र हैं और व्यावसायिक उद्देश्यों की बजाय मानवीय या सहकारी लक्ष्य के तहत काम करते हैं। गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विकास का समर्थन करते हैं, निजी धन जुटाते हैं और जन कल्याण एवं परिवार नियोजन जैसी सेवाओं को वितरित करते हैं। इनमें स्वतंत्र सहकारी समितियां, सामुदायिक संघ, जल उपयोगकर्ता समाज, महिला समूह और ग्रामीण एसोसिएशन भी शामिल हैं। जागरूकता बढ़ाने और पॉलिसी को प्रभावित करने वाले नागरिक समूह भी एनजीओज हैं। A non-governmental organization is any non-profit voluntary citizens group which is organized on a local, national or international level and is independent of government control. NGOs arrange their own funds for social welfare activities. NGOs की स्थापना कभी भी प्रॉफिट मेकिंग या पर्सनल कमर्शियल गेन्स के लिए नहीं की जाती। हमेशा किसी जनहितकारी योजना के लिए, जनहित के कार्यों के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े किन इश्यूज़ के लिए हमेशा एक एनजीओ सेटअप की जाती है। उसके जो वॉलंटियर मेंबर्स हैं वो जनहित के कार्य करते हैं या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़े जनहित के कार्य करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, फीमेल एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, जेंडर जस्टिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और न जाने कितने ही पब्लिक सर्विस इश्यूज़। भारत में 1 मिलियन से भी ज़्यादा छोटी बड़ी एनजीओज पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रही हैं या किसी न किसी तरह पब्लिक हित से जुड़ी हुई हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में किस तरह का कंट्रीब्यूशन एनजीओज का रहा है उसके बारे में बात करें तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी, विशेषकर जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, अर्बन स्लम्स में जो झुग्गी झोपड़ी या बस्ती है, वहाँ पे तो खासकर जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ है, विशेषकर बच्चों को शिक्षा देने में, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा इस कंडीशन में नहीं होते कि वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए भेज सकें। तो ऐसे में जो मेकशिफ्ट स्कूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट करना, साधन और संसाधन जुटाना, स्टडी मटेरियल जुटाना, इस तरह की अरेंजमेंट्स कई एनजीओज इन कामों में लगी हैं। जो अर्बन स्लम एरियाज़ हैं वहाँ के जो बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज्ड, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। उसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो राइट टू लिटरेसी या लिटरेसी प्रोग्राम जैसे जो अभियान हैं, जो मुहिम है, शिक्षा के प्रचार प्रसार में इस तरह से अपना योगदान देते हैं कि जो वहाँ की जनता है, ग्रामीण जनता है, ग्रामीण कम्युनिटीज़ हैं, उनको वो इनकरेज करते हैं कि आप स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो कम करने में अपना योगदान दीजिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, उनको पढ़ाइए। विशेषकर लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्यों उनको स्वावलंबी बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना और पढ़ लिख के अच्छे अपने पैरों पे खड़ा करना क्यों इतना ज़रूरी है, ऐसे सभी प्रकार के जो मैसेजेस हैं, सोशल अवेयरनेस मैसेजेस हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसके प्रचार प्रसार में कई तरह की एनजीओज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो सोशली एलिएनेटेड जो महिलाएं हैं, जो किसी न किसी तरह किसी क्राइम से पीड़ित हैं, जिनके परिवार वाले उनको छोड़ चुके हैं या जो बहुत ही गरीब मार्शलाइज फैमिली से आती हैं, उनको स्वावलंबी बनाने में, उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में, लाइवलीहुड के जो अवसर हैं, रोज़गार के अवसर हैं, उनके लिए पैदा करने में एक सपोर्ट मैकेनिज़्म उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और हैंडीक्राफ्ट मेकिंग, इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि रोज़गार के अपने लिए वो अवसर ढूंढ सकें। साथ ही साथ उनके लिए किस तरह की फेलोशिप्स वगैरह हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, वो उनको प्रोवाइड करना, उनको इंकरेज करना, उनको इस बारे में जानकारी देना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के कार्यों से अलग अलग एनजीओज जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से जो बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो विस्थापित लोग हैं,
कई बार ऐसे होता है कि बहुत बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स और बड़े बड़े हाईवेज़ बनाने के चक्कर में, डैम परियोजना जो है, बांध परियोजना है, उसको बनाने के चक्कर में, या जो बड़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, उनको बनाने के एवज़ में कई तरह के गाँव में ग्रामीण लोग जो हैं, उनकी ज़मीनें ले ली जाती हैं, वो विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को की रीसेटलमेंट के लिए सरकार से या कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से, जो डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनसे उचित जो कॉम्पेंसेशन है इन गाँव वालों के लिए, उसकी मांग करना, इनके रीसेटलमेंट की पूरी उनसे रीसेटलमेंट के लिए पूरी बातचीत करना, क्योंकि इनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी कई एनजीओ सामने आती हैं जो इनको रीसेटल कराने, अच्छा मुआवजा दिलाने और इनको इनके जो पुनः निवास कराने का जो पूरा कार्य है उसकी देख रेख करती हैं कई एनजीओज। ऐसी बहुत सारी एनजीओज हैं जो इन कार्यों में जुटी हुई हैं। एक तरह का एक आवाज़ बन जाती हैं विस्थापित कम्युनिटीज़ के लिए ये एनजीओज। उनकी आवाज़ को वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के पास पहुंचाती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और सरकार पे और जो दूसरी प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं उन पे ये दबाव बनाती हैं, एक प्रेशर ग्रुप की तरह, एक थर्ड फोर्स की तरह, कि आप इनको उचित इनके हक का मुआवजा दीजिए, कॉम्पेंसेशन दीजिए, ताकि ये अपने को रीसेटल कर सके, इनको उचित ज़मीन प्रोवाइड कीजिए, कहीं और इनको सेटल कीजिए। इस तरह के कार्यों से भी कई एनजीओज जुड़ी हुई हैं। इस सब के अलावा हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जैसे कार्यों में भी कई एनवायरमेंटल एनजीओज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो उसके वॉलंटियर्स हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि सो एंड सो एनजीओ जो है उनके वॉलंटियर्स सड़क की सफाई कर रहे थे कल, स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए लोगों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के संदेश दे रहे थे। रिसाइकलिंग, रीयूज़, प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं, और रिसाइकल जैसे मैसेज जो हैं लोगों के पास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के क्या क्या प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे मैसेजेस से पब्लिक को जागरूक करने के लिए भी बहुत सारी एनजीओज इन्वॉल्व हैं। और बीच की सफाई करते हैं, समुद्री तट की जाके सफाई करते हैं, प्लास्टिक का कचरा उठाते हैं, एकत्रित करते हैं, और प्लास्टिक को का ना उपयोग करना और उसके जो सस्ते बायोडिग्रेडेबल जो ऑप्शंस हैं, ऑर्गेनिक ऑप्शंस हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं कि आप प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल नहीं कीजिए, उसकी जगह जूट या कपड़े से बने थैले मार्केट लेके जाइए, ताकि कम से कम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हो सके और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की जा सके। ऐसे भी जन जो मानस है उसको जागरूक करने के जो मैसेजेस हैं, कई तरह की एनजीओज ऐसे एनवायरमेंटल कॉजेज़ में भी इन्वॉल्व हैं। इस सब के अलावा बहुत सारे ऐसी एनजीओज़ हैं जो आईईसी और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं या डेवलपमेंट परियोजनाएं चल रही हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कंपोनेंट की बात की थी, आईईसी एक्टिविटीज़, जिसमें जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तो ये कई तरह की एनजीओज़ इन्वॉल्व हैं आईईसी एक्टिविटीज़ में भी, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ज़रिए, यानी वर्कशॉप, ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि विकास की योजनाओं की जानकारी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाई जा सके। उसके अलावा मीटिंग्स और वर्कशॉप्स, कई कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करना, उनको सस्ते अफोर्डेबल टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन की, मेसनरी की ट्रेनिंग, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग, लाइवलीहुड, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ गाँव वालों को मिले अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, जो उनका मेन काम होता है, उसके अलावा भी वो कैसे कमा सकें, ऐसे कामों में भी बहुत सारी एनजीओज़ इन्वॉल्व रहती हैं। जागरूकता अभियान में अलग अलग स्कीम्स के साथ लोगों को जोड़ सकें, गांव वालों का की जो सहभागिता है वो इंश्योर करना, सोशल मोबिलाइजेशन करना, अच्छा पॉजिटिव चेंज लाना, जो रूढ़िवादी मानसिकता है उसको बदलना, जो समाज में कुरीतियाँ फैला रही है, ऐसी मानसिकता को रोकने से जुड़े जो हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी
बढ़ाओ, फीमेल फीटिसाइड जैसे जो घृणित अपराध हैं, ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए अवेयरनेस कैंपेन में भी बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं वो इन्वॉल्व की गई हैं। और इसके अलावा बेसिकली जो एनजीओज़ हैं वो काफ़ी हद तक एक रोल निभा रही हैं नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे। बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनकी आवाज़ बन के उभरती हैं। वो इंटरनेशनल नेशनल फोरम में उनकी आवाज़ पहुंचाती हैं, उनकी बात, उनके बिहाफ में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, वो अपनी बात को ऐसे मंच पे खुले तौर पे नहीं रख पाते। तो ऐसे जो रीजनल, इंटरनेशनल, नेशनल फोरम्स हैं जहाँ पे कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताया जा सके कि क्या परेशानियाँ हैं, ऐसे जो मौके हैं उसका बहुत हद तक इस्तेमाल एनजीओज़ करती हैं। एक आवाज़ बनती है, एक लिंक बनती है अथॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज सेक्शंस के बीच में। इस सब के अलावा बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी कई एनजीओज़ इन्वॉल्व रहती हैं जो रिसर्च करती हैं, केस स्टडीज़ बनाती हैं, रिपोर्ट्स बनाती हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, रूरल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे किस हद तक कौन सी स्कीम सफल रही, उसको कैसे पैसे को यूटिलाइज़ किया गया, क्या कमियाँ रह गई और कैसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस तरह की रिसर्च को भी बहुत हद तक कई एनजीओज़ कैरी करती हैं, उनके वॉलंटियर्स, ट्रेन वॉलंटियर्स। और जब ये रिपोर्ट छप के आती हैं तो बहुत हद तक हेल्प मिलती है गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल डोनर्स को कि वो कैसे और बेहतर इन परियोजनाओं को बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन सब के इस तरह के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी बहुत सारे लूप होल्स और शॉर्टकमिंग्स हैं जिससे ये एनजीओज़ में देखने को मिलती हैं गैर सरकारी संगठनों में, जैसे फंड्स की कमी। ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग है कि अच्छे से अच्छी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ चलाने के लिए, सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ के लिए इनको प्रॉपर जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं वो हायर करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। चाहे आईसी एक्टिविटीज़ चलाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस चलाएं गाँव में, शहरों में, उसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर सरकार का बहुत उदासीन रवैया रहता है, फ़ंड्स की हमेशा कमी है। कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ और रिसर्च में तो खासकर फ़ंड्स इतने अच्छे से नहीं दे पाते वो एनजीओज़ को। तो फ़ंड्स के अभाव में क्या होता है कि जो एक्सपर्टीज़ या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ वाले जो वॉलंटियर्स हैं वो काफ़ी हद तक उनको सैलरी अच्छी नहीं दे पाते। पहले क्या होता था कि एनजीओज़ में जो जेन्युइनली सोशल वर्क करना चाहते थे, ऐसे वॉलंटियर्स जुड़ते थे और अपने वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से समाज कल्याण की इन योजनाओं का हिस्सा बनते थे, एनजीओज़ के जनहित के कार्यों का हिस्सा बनते थे। अब जो बड़ी-बड़ी इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं या जो दूसरी एनजीओज़ हैं, उनको प्रोफेशनल स्किल्ड लोगों को हायर करने के लिए, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट्स को हायर करने के लिए अच्छा खासा सैलरी पैकेज देना पड़ता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको देने पड़ते हैं, जिसके चलते फंड्स की कमी के चलते बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हायर नहीं हो पाते, एनजीओ से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि वो जो जनहित की भावना है कहीं ना कहीं वो पैसे से प्रेरित होती जा रही है। धीरे धीरे ऐसा देखने में आया है। इस सब के अलावा जो और कमियां पाई गई हैं वो है अच्छी लीडरशिप की कमी। अच्छा जो मार्गदर्शन है वो नहीं हो पाता है। अक्सर देखा गया है कि एनजीओज़ की जो रेपुटेशन है ओवरऑल वो इस तरह से बनती जा रही है कि ये अ, होने को तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इनका मेन मकसद और मेन फोकस जनहित के कार्य को अंजाम देना नहीं, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिसिटी जुटाना, फंड्स जुटाना इंटरनेशनल लेवल पे। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि 90% जो इनका टाइम और एफर्ट्स हैं वो केवल फंड्स जुटाने में ही लगे रहते हैं, इसी तरह की पब्लिसिटी करने में। अपनी वेबसाइट के ज़रिए डोनर्स से वो संपर्क करके वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ंड्स मिले। तो ऐसे फ़ंड्स जुटाने में जो जनहित की जो भावना है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती जा रही है, क्योंकि वॉलंटियर्स की कमी आ रही है मेंबरशिप में। वॉलंटियर्स कम जुड़ रहे हैं, बल्कि प्रोफेशनल ज़्यादा हायर हो रहे हैं। लेकिन आप ट्रेंड प्रोफेशनल अगर हायर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन सैलरी वाइज ज़्यादा होंगी, और जनहित की भावना उनमें कहीं ना कहीं कम होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस में मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की घटनाएं भी सामने आई हैं। लोगों का विश्वास एनजीओ से इसलिए भी उठ जाता है कि
अक्सर ऐसा देखा गया है कि एनजीओज़ जो फंड्स मिले हैं उनको डोनर्स के ज़रिए जो अच्छे कार्यों के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कार्य के लिए, एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए, रिस्पेक्टिव अंडर प्रिविलेज्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के जनहित के कार्यों को करने के लिए, वो उन कार्यों के लिए इस्तेमाल होने के बजाय वो करप्शन होती है एनजीओ लेवल पे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है, जिससे जो जनहित के जो कार्य हैं बहुत प्रभावित होते हैं। लोगों का एक तरह से लोगों में विश्वास की कमी है, पर्टिकुलरली अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देखें, वो अपनी खुद की जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल संस्थाएं हैं, जैसे महिला समूह, किसान समूह वगैरह, वो उनसे ज़्यादा उन पे विश्वास करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। तो एनजीओज़ के मेंबर्स पे उतना ज़्यादा विश्वास जो है गांव के लोगों का नहीं हो पाता है, उनसे इतना नहीं जुड़ पाते, इसलिए सोशल मोबिलाइजेशन के जो कार्य हैं वो बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। एनजीओज़ के मेंबर उतने सक्सेसफुल ऐसा देखा गया है कई गाँव की, पर्टिकुलरली ग्रामीण एरियाज़ में जो स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, वो गांव वालों को की सहभागिता कराने में, उनको जोड़ने में उस स्कीम से बहुत हद तक सफल नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि लोग अपने ही लोगों में, ग्रामीण लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, लोकल महिला समूह इन कार्यों को करे, मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज़ या आईसी एक्टिविटीज़, वो ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है बजाय एनजीओज़ के इन्वॉल्व होने से। तो इस तरह से जो है 1970s और 80s के बाद, खासकर 80s और 1990s के बाद से जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनमें एनजीओज़ का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक देश के, एक क्षेत्र के विकास में, जनहित के कार्यों में बहुत अलग अलग तरह से एनजीओज़ यानी गैर सरकारी संगठन अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।